करते हैं आज का पैसेज नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेना है। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन केमिकल एक्सेप्ट सैंड, सब्सटेंस, पेस्टिसाइड, डिपोजिट। तो ये हम लोग उनको पर समझ ही आ रहा है कि यहाँ पे केमिकल कौन सा एक फॉलोइंग को छोड़ करके ये सारा केमिकल है। तो ये तो हम लोग बिना पैसेज पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, पर फिर भी पैसेज तो पढ़ना ही है ना। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मे बी लिक्विड का हो सकता है या सॉलिड का हो सकता है। पेस्टिसाइड्स ये भी जो रहता है लाइक कीड़े मकोड़े मारने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। डिपोजिट्स ये भी एक टाइप का ही केमिकल होता है, ठीक है। तो और ये रहा सैंड। सैंड मतलब बालू, सबको पता होता है। तो यहाँ से कौन सा केमिकल नहीं है? सैंड। पर हम लोग को ये मालूम है कि सैंड नहीं है केमिकल, पर फिर भी जो है हम लोग को तो अपना आइडिया से आंसर दे नहीं सकते, पैसेज पढ़ के ही देना होगा। The main argument of the paragraph 1 is, अब पैराग्राफ जो 1 है, पैराग्राफ 1 देख ले। यहाँ 2 पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ से जो मेन आर्ग्यूमेंट है पैराग्राफ 1 का, वो क्या है? वो तो जब तक हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं, हमको तो पता चलेगा नहीं क्या है। तो ये भी रह गया। देन द वर्ड गंग इज द लास्ट लाइन रिफर्स। अब देखो यहाँ पे देख लेते, लास्ट लाइन में ये बोला हुआ है ना, देखो हाँ, सबसे लास्ट लाइन में ये इन्वर्टेड कॉमा में भी है गंक, ठीक है। ये गंक क्या है अब देखते हैं। हाँ, रिफर्स, ये गंक किसको रिफर करता है ये पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया, केमिकल कौन सा नहीं है ये 4 में से। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द आर्ग्यूमेंट कौन, फर्स्ट पैसेज में जो क्या आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? गंक जो लास्ट लाइन में जो दिया हुआ है गंक, वो किसको रिफर करता है। देन नंबर 4, वाटर पोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड। वाटर, अब यहाँ बीच में से क्या समझ रहे हैं कि हाँ कोई केमिकल, कोई पोल्यूशन, इस रिलेटेड पैसेज हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड क्या है? इन रिलेशन टू वर्ल्ड कंटेमिनेशन बाय द होल ह्यूमन रेस इन कॉन्टेक्स्ट इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ द पेस्टिसाइड्स दैट एग्जिस्ट। तो ये हम लोग उनको पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है, निकालेंगे। फिर water contamination has become serious। अब मेरे को कौन बताएगा what does the meaning of contamination? contamination के मतलब क्या होता है? contamination बोलो। कोई भी बोल रहा है? ओके चलो बताती हूँ। एक बार वो जो क्लियर नहीं आ रहा ना उसका प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट क्लास एक बार देख लेना, 2x के फॉर्म में भी देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ा देती हूँ, फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कंटामिनेशन का मतलब होता है ना, वो जो पानी है उसका कैसे काइंड ऑफ उसका ये कितना है, मतलब हो गया उसका वैल्यू, या फिर उसका कैसा उसका तरीका है, मे बी वो गंदा है या फिर वो साफ है, वो किस टाइप का है, ठीक है। उसका गुण को बताता है कि वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम सीरियस, मतलब वाटर कंटेमिनेशन हो जाए कि आजकल जो पानी का जो वैल्यूज चल रहा है वो कैसे हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मे बी वाटर पल्यूट हो रहा है या फिर वो प्यूरिफाई किया जा रहा है, उसके बारे में, उसके रिलेटेड में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? सिंस वाटर पोल्यूशन हैज डिफिकल्ट टू एक्सेस, सिंस नेचर हैज टेकन अ हैंड इन पोल्यूशन, सिंस केमिस्ट बिगिन टू यूज न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस जैसे कि हो गया, सोच लो एग्जाम्पल कि एक प्लांट है,
प्लांट में कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें लिक्विड केमिकल भी यूज किया जाता है, और सॉलिड में जो हमारा रहता है लोहा लकड़ी वकड़ी जो भी रहता है उसका, तो वो सब जितना यूज हो जाता है और जितना वेस्टेज जो रहता है वो क्या किया जाता है, मे बी इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो वो कभी नाली के थ्रू से या फिर नदी से इधर उधर हो करके वो क्या जाता है, पानी में जाता है। तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस मतलब वो। सिंस बिजनेसमैन ऑथराइज द यूज ऑफ केमिकल्स। अब ये सब रह गया 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पैसेज में, देखेंगे पैसेज क्या बोल रहा है, देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस। कोई कुछ बोला क्या, एक बार चेक कर लूं मैं। कोई नहीं बोला कुछ, सिर्फ शंकर, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। देन देखो पैसेज। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय पेस्टिसाइड्स कैन बी understood only in context as part of the whole to which it's belong. The pollution of the total environment of mankind, the pollution entering our ways comes from many sources. Radioactive wastage from reactors, laboratories, and hospitals, fallen out from unclear explosions, domestic wastage from cities and towns, chemical wastage from factories. तो ये सब क्या है, हम लोग उनको बताएगा कि वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, कितना टाइप्स कहाँ कहाँ से हो रहा है, क्या क्या है उसमें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से भी हो रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, फिर एक्सप्लोजन्स के वजह से, डोमेस्टिक वेस्टेज, सिटीज टाउन से जो केमिकल्स आ रहे हैं फैक्ट्रीज के थ्रू से, उस सब के वजह से, ये सब कारण बता दिया कि कौन कौन से कारण के वजह से हम लोग उनका वाटर पोल्यूशन हो रहा है। To this is an added a new kid of fallout, the chemical sprays applied to crops, land and gardens, forest and fields. और एक क्या चीज है जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल, किसमें, गार्डन में, क्रॉप्स में, कि उसमें कीड़े ना लगे या फिर कुछ खराब ना हो, उस वजह से जो हम लोग केमिकल, पहले क्या होता था जब ये केमिकल वगैरह नहीं था तो हम लोग जो भी होता था वो बायोलॉजिकल वे में हो जाता था, पर अभी क्या है केमिकल है, तो आजकल सबके सिंथेटिक वेस में हो रहा है। ठीक है, many of the chemical agents in the alarming mangle initial and argument the harmful effects of radiation, and within the group of chemicals themselves there are sinister and little understood इंटरैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड समेशन ऑफ इफेक्ट्स। तो ये हुआ पहला पैराग्राफ। इसमें हम लोग को कितने क्या जाने कि वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से हो रहा है, उसमें और एक नया क्या ऐड किया गया है, केमिकल स्प्रे वगैरह ऐड किया हुआ है, और केमिकल के जो एजेंट्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो रेडिएशन है, अच्छे रेडिएशन भी जो है हमारे इन्वायरमेंट में उसको भी हार्मफुल कर रहे हैं। और जो ग्रुप ऑफ केमिकल अपने में क्या करे, वो सब एक एक केमिकल होता है कुछ कुछ, और क्या होता है ना, वाटर में 2-4 केमिकल एक साथ आ रहा है, वो मिंगल हो जा रहा है, और वो क्या करे, जितना वो हम लोग उनको हार्म करेंगे उससे ज्यादा क्या करे, हार्मिस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या, पहला पैराग्राफ में जो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, ये कहाँ गया, हाँ नंबर 2 का क्वेश्चन था ना, द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज नंबर 1 क्या था, पैसेज नंबर 1 हम लोग पढ़ ले। इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे पोल्यूशन का वेस्ट क्या हो रहे हैं, और नया केमिकल क्या आया, 2-4 केमिकल एक साथ मिल जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनका इंटरेक्शन, फिर वो 2-4 केमिकल मिलकर क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस रिलेटेड सब बात हुआ। तो पहले हम लोग नंबर 2 का आंसर कर देते हैं एक एक। तो क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है, दैट देयर आर सिस्टर इंटरेक्शन इन द यूज ऑफ केमिकल्स, कि हम लोग केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसमें कोई सिस्टर इंटरेक्शन हो रहा है क्या, वो है। देयर आर अ नंबर्स ऑफ रीजन फॉर कंटेमिनेशन वाटर सप्लायर्स। ठीक है, देन दैट देयर आर मैनी डेंजर फ्रॉम द न्यूक्लियर फॉलआउट्स। फिर क्या था, नंबर 4 ऑप्शन 4, दैट पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे सब तो बोला गया, एक देखो यहाँ पे पहला क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल यूजेस सिंस्टर, ये तो है, केमिकल यूज करना वो सिंस्टर है ही,
क्योंकि देखो कोई चीज जितना एक लेवल में किया जाए तो वो ठीक है, अगर लिमिट से ज्यादा कर दिया तो वो चीज गलत हो जाता है। ठीक है, वैसे ही नंबर 2 में क्या है, दैट देयर आर न्यूमरस ऑफ रीजन, कि उसमें अब जैसे कि हम लोग पैसेज 1 में देखे फर्स्ट पैराग्राफ में, तो ये क्या हुआ, न्यूमरस ऑफ रीजन भी दिया हुआ यहाँ पे, किस किस वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसमें इसमें कुछ ऐड भी किया गया। फिर वो जो कुछ कुछ केमिकल्स है उसमें और 2-4 केमिकल मिल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और सिंस्टर्स हो जा रहा है, वो बोला गया। ठीक है, देन नंबर 3 में क्या हुआ, देयर आर मेनी डेंजरस न्यूक्लियर, अब देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो हो रहा है, पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के खाली वो अकेला चीज थोड़ी ना है वाटर पोल्यूशन करने के लिए। तो ये आंसर ठीक होगा पर पूरा तरीके से नहीं। और जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि आंसर हम लोग उनको ऐसा लेना है कि हम लोग उनको लेके कि ये आंसर भी हो सकता है, वो आंसर भी हो सकता है, पर हम लोग उनको एक पर्टिकुलर एक्यूरेट आंसर निकालना है जो वो लाइन में और वो क्वेश्चन में परफेक्टली सुटेबल बैठे। ठीक है, नंबर दी क्या था, पेस्टिसाइड्स आर डेंजर, ऑब्वियसली पेस्टिसाइड डेंजर है ही। अगर हम लोग को कोई भी कीटनाशक जो क्रॉप्स में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं उसके थ्रू से वो कीड़े से तो बच जा रहे हैं, पर वो जो केमिकल क्या रह रहा है वो क्रॉप्स में रह जा रहा है, फिर खाओगे तो वो तो हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा। ठीक है, देन तो यहाँ पे नंबर ए सी एंड डी काइंड ऑफ सेम, मतलब आंसर सही है, पर हो क्या रहा है ना कि इसमें परफेक्टली एक्यूरेट फुल आंसर नहीं मिल रहा है। और नंबर बी जो है उसमें क्या हुआ ना, हमारा पूरा आंसर क्लियरली मिल रहा कि नंबर बी आंसर होगा, दैट देयर आर न्यूमरस रीजन फॉर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। फिर जाते हैं पैसेज में। अब नंबर क्या है यहाँ पे, क्या पूछा गया, यहाँ तो हम लोगों को मालूम चल गया केमिकल क्या है, पर फिर भी पढ़ लेते एक बार, गंक में आएंगे फिर। Even since the chemicals began to manufacture substance that nature never invented, the problems of water purification have become complex and the danger of uses of water increased. अब देखो ऐसे वाटर हम लोग को उनका पोल्यूटेड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और जब तक हम लोग उसको प्यूरिफाई करके नहीं यूज करेंगे, और अगर एक टाइम में ऐसा हुआ कि पोल्यूशन हो रहा है पर प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा ना, एक टाइम से पोल्यूशन ज्यादा होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, और जब प्यूरिफिकेशन करने जाएंगे तो वो चीज बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जब पोल्यूशन हो रहा है हम लोग उस चीज को रोक नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग भी वो चीज से मिंगल हो चुके हैं कि ये चीज होगा तो हम लोग उनका ये चीज बेनिफिशियल है। पर अगर वो चीज हम लोग उनके इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट में, तो हम लोग उनको उसका क्या सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। जो प्यूरिफिकेशन हुआ, अगर एक टाइम में वाटर पोल्यूशन होते जा रहा है तो हम लोग साइड से उसको प्यूरिफाई भी करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस में रहेगा। ठीक है, as we have seen the production of the synthetic chemical in large volume began in the 1940s। देखो 1940 का पहले क्या था ना, केमिकल यूज किया जाता था पर उतना नहीं, पर 1940 के बाद में क्या हुआ ना, द यूज ऑफ केमिकल ज्यादा हो गया। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो इंसान बनाता है, कृत्रिम, उड़िया में कृत्रिमा बोलते हैं मे बी, हाँ ठीक है। तो वो केमिकल का यूजेस क्या हो गया ना, ज्यादा हो गया 1940s से। It has now reached such proportion that an applying jiggle of chemical pollution in daily poured into the nation waterways। अब क्या हुआ ना, पहले क्या होता था कि वो होता था फिर वो कम रहता था तो उतना पता नहीं चलता था, पर आजकल क्या हो गया कि ये केमिकल का यूज डेली बेस में हो गया है। तो अब डेली बेस में जब केमिकल यूज करा जा रहा है तो उसका जो वेस्टेज निकलेगा उसको भी तो कहीं ना कहीं जाना है ना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वाटर में जाता है, इट्स गो टू वाटर, सॉइल, देन इन्वायरमेंट का आपका ये पोल्यूशन भी होता है, आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब के थ्रू से बहुत सारा जा रहा है, पर यहाँ पे एक मेन बेस में क्या जा रहा है, वाटर। अगर एक टाइम में ना हम लोग खाएंगे नहीं तो कुछ टाइम जी सकते हैं, पर अगर वाटर ही हम लोग उनको नहीं मिलेगा तो फिर तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जहां तक हम लोग उनको मालूम है वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है ना, धीरे 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 वही कम होते जा रहा है। When excessively mixed of the domestic and the other wastes discharged into the same water, the chemical something defection by the method of ordinary use by the purification plants। अब क्या बोला गया ना, देखो
अगर डोमेस्टिक वेस्टेज के साथ में केमिकल वेस्टेज भी अगर पानी में ज्यादा जाता है, हर जगह में ना अपना एक होता है, जैसे कि कुछ कुछ मछली, एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम में हम लोगों ने एक क्रोकोडाइल फिश रखते हैं ना, जो टैंक को हमेशा साफ करते रहता है। तो वैसे ही वाटर में भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं प्लांट्स, और तुम्हारा मे बी वाटर फिशेस एंड ऑल। तो वो क्या होता है ना, वो वाटर को प्यूरिफाई करता है, पर अगर उनसे जब वही मर जाएंगे केमिकल के थ्रू से, तो वाटर प्यूरिफाई भी नहीं हो पाएगा। ये क्या हो गया ना, नेचर वे में, नेचुरल वे में। और अगर हम लोग को ना अपना सिंथेटिक वे में तो करते ही है, उसमें बहुत सारा करके कि कुछ केमिकल डाल के ही वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, या फिर जो हम लोग को क्लास 6-7 के टाइम में हम लोग को करके देखते थे ना, वो सैंड रखते थे, फिर रॉक्स रखते थे, चारकोल वगैरह रख करके देखते थे। वो सब सिस्टम तो है, पर वो सब अभी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि अगर केमिकल वेस्टेज के साथ में डोमेस्टिक वेस्टेज भी मिल करके आते रहेगा, तो जो प्यूरिफिकेशन प्लांट्स है वो बहुत कम हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर सो कॉम्प्लेक्स दैट दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। और कोई कोई केमिकल तो इतने जिद्दी होते हैं और पानी के साथ में वो ऐसे मिल जाते हैं कि हम लोग उसको खोज ही नहीं पाते कि उसमें कुछ होगा, पर वो रहते हैं, जो हमारे हेल्थ को, इन्वायरमेंट को क्या करता है ना, बहुत इफेक्ट करता है। इन रिवर्स द रियली इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ पोल्यूटेंट, सो ट्रू। उसमें हर वेरिएंट का होता है, उसमें केमिकल्स होंगे, डस्ट होगा, सैंड होगा, फिर द वुडन पार्टिकल्स होंगे, देन जैसे हम लोग खा करके कुछ फेंक दे रहे वो होगा, डोमेस्टिक वेस्टेज होंगे, घर का वेस्टेज होगा, बहुत सारा ऐसा मिल करके। ऐसे वाटर पोल्यूशन तो सबको पता ही होता है, तो मिलकर बहुत सारे पोल्यूटेंट ऐसा रहता है जो एक साथ मिल करके एक ऐसा चीज रेडी करता है ना, एक ऐसा पोल्यूटेंट रेडी करता है सब मिक्स होके, जिसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और वे जो सैनिटरी इंजीनियरिंग इंजीनियर्स है, सैनिटरी इंजीनियर्स क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जो इन्वायरमेंट, वो ऐसे इंजीनियर होते हैं जो वाटर, सॉइल, ये सब देखते हैं कि वो सब साफ सुथरा है कि नहीं, वो इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है। तो इंजीनियर्स कैन ओनली डिस्पाइज रिफर टू द गंक। अब सिर्फ वही लोग होते हैं, वो लोग उसका स्टडीज किया रहता है, तो वही लोग होते हैं जो वो गंक, जो गंक होता है, जो मैंने बताया सब कुछ मिल करके जो पार्टिकल्स वगैरह जो रेडी करता है पोल्यूटेंट, उसको गंक बोलते हैं। अब देखते हैं अब आगे। ठीक है। यहाँ पे तो मालूम चल गया कि केमिकल क्या है, सब्सटेंस केमिकल में आया, पेस्टिसाइड्स का केमिकल में आया, देन डिपोजिट जो आता है डोमेस्टिक वेस्टेज वो आ गया तुम्हारा केमिकल्स में। एक सैंड हुआ जो केमिकल में नहीं आया, क्योंकि ये मिट्टी है, ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 का क्या हुआ, नंबर ए, नंबर 2 का क्या हुआ, नंबर बी, देन नंबर 3 गंक, जो हम पढ़ के आए। क्या हुआ गंक का मतलब, टू द वेस्ट प्रोडक्ट डिपोजिट बाय द सैनिटरी इंजीनियर्स, वो है कि टू द, क्या लिखा हुआ यार, debris found of rivers. Then number C, the two unidentifiable chemical found in water, और क्या है, to the domestic water suppliers. ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग गंक का मतलब जानेंगे क्या है। जैसे मैंने बताया, गंक एक ऐसा चीज होता है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है वो क्या है। वो वाटर में है, केमिकल है, वो पल्यूट कर रहा है, पर हमें उसके बारे में नहीं पता है कि वो क्या है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, द वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट डोमेस्टिक सैनिटरी इंजीनियर, वो तो निकाल दे रहे वो। द डेब्रिस फाउंडर ऑफ द रिवर, वो छोड़ दो, वो तो होगा नहीं। देन नंबर सी क्या, द अनआइडेंटिफिकेबल केमिकल फाउंड इन द रिवर, जो गंक, जिसको गंक बोलते हैं। ठीक है। देन नंबर 4, वाटर पोल्यूशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड। ठीक है। वाटर पोल्यूशन हम लोग कैसे इन द रिलेशन to world contamination by the whole human race in context in relation to the number of pesticides exist। तो अब यहाँ पे क्या करना, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, इन द रिलेशन टू द वर्ल्ड कंटेमिनेशन, वर्ल्ड के थ्रू से हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड है, बाय द ह्यूमन रेस हो रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो जा रहा है ना, जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में पढ़े उस तरफ के रिलेटेड हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, द रिलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स एग्जिस्ट। पेस्टिसाइड्स तो बनते ही रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस नहीं होने से इससे कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है। तो जितना एक वर्ल्ड में रिलेशन बढ़ेगा, मे बी वो फैक्ट्रीज में हो जाए, इंडस्ट्रीज में हो जाए, या फिर छोटा मोटा कुछ भी हम लोग को काम करे उसमें हो जाए, या फिर जो हम लोग खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें हो जाए। ठीक है। तो
तो जितना हम लोग उनका रिलेशन वर्ल्ड के साथ में बढ़ेगा उतना वाटर पोल्यूशन हो सकता है, तो वाटर पोल्यूशन होगा उसके साथ हम लोगों को प्यूरिफिकेशन भी करते रहना, ये याद रखना है। तो आंसर विल बी नंबर ए, इन रिलेशन टू वर्ल्ड कंटेमिनेशन। ठीक है, देन नंबर 5, वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम सीरियस। अब वाटर कंटेमिनेशन सीरियस क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है उसके साथ साथ अगर हम लोग उसको प्यूरिफिकेशन करते रहे तो क्या होगा, वो इजीली मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। पर अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो वो सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम देखते हैं, सिंस वाटर पोल्यूशन हैज डिफिकल्ट टू एक्सेस, सिंस नेचर हैज टेकन a hand in pollution, since chemists began to use new substance और बिजनेसमैन ऑथराइज। देखो यहाँ से जो वैसे जैसे मैंने बोला था एक सॉफ्ट सिग्नल रखना है और इलॉजिकल ऑप्शन भी आएगा। देखो, सिंस बिजनेसमैन ऑथराइज द यूज, अरे केमिकल का यूजेस तो सब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसका सिर्फ बिजनेसमैन से ही रिलेशन है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन अपने कट जाएगा। और ऑप्शन क्या रहा, ए बी एंड सी। वाटर, ऐसा तो नहीं है कि वाटर पोल्यूशन को हम लोग उनको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। जैसे हम लोग सैनिटरी इंजीनियर्स होते हैं उनको हर वेज पता होता है कि इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग को प्रिजर्व कर सके, तो ये ऑप्शन भी गया। नंबर बी, सिंस नेचर हैज टेकन अ हैंड इन पोल्यूशन। अब देखो, नेचर पोल्यूशन में हैंड जितना ले रहा है उसको उतना साफ भी कर रहा है, तो वो एक तरफ से बैलेंस कर रहा है। अगर उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है तो वाटर में ऐसे भी बहुत सारे जीव है, बहुत सारे प्लांट है जो उसको प्यूरिफाई करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन क्या रहा, नंबर सी, सिंस द केमिस्ट बिगन टू यूज द न्यू। जितना नया नया केमिकल्स का यूज बढ़ा उतना पोल्यूशन ज्यादा हो गया, और वही चीज है वाटर सीरियस। क्योंकि जितना हम लोग तेजी से यूज कर रहे हैं वाटर का, केमिकल्स का, उतने तेजी से हम लोग उसको प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी नंबर सी। पैसेज 1 खत्म हुआ। पैसेज 2 में किसी का कोई डाउट रहा क्या? एनीवन? ओ, सब तो हो। ठीक है, अब मैंने जब बीएड दिया था अपना, मतलब बीएड का एंट्रेंस दिया था, वो पेपर में दिखाती हूँ, वेट। उसके बाद नंबर 3 करेंगे, ठीक है। देखो, सी दिख रहा है क्लियर? ये दिखा क्या क्लियर सबको? ठीक है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है तो फिर वो तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सी, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन मैन फुलफिल हिज वांट्स इन एन ऑनरेबल वे। एक इंसान अपना जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल कर सकता है, अपना जो वांट्स, जो वो चाहता है उसको अपने कैसे एक अच्छे वे में, ऑनरेबल वे में, ना कि एनी काइंड ऑफ रबिश काइंड ऑफ वे में। ठीक है, तो वो कैसे फुलफिल कर सकता है? पहला, बाय लिविंग ऑन अदर्स लेबर। क्या दूसरे के मेहनत में रह करके वो अपना ऑनरेबल वे में वो पूरा कर सकता है? बाय द वेव्स ऑफ द मैजिक वर्ड्स, कि अपना वो कोई मैजिक वर्ड मांग करके वो कर सकता है? या फिर नंबर सी में क्या है, बाय मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क, या हार्ड वर्क से कर सकता है? बाय इंक्लूइंग द इलीगल एक्टिविटीज। देखो, सबसे पहले सॉफ्ट सिग्नल लगा दो यहाँ से, नंबर 3 तीनों गलत है। नंबर, ऑनरेबल वे एक अच्छा वे में बोला है, तो ऑनरेबल वे क्या हो रहा है, बाय लिविंग, दूसरों का मेहनत में तुम अपने के लिए अच्छे कर रहे हो, वो चीज एकदम गलत है। ठीक है, हम लोग को अभी तक पता नहीं है पैसेज क्या है, पर ये समझ आ जा रहा है कि ये तो नहीं होगा, नंबर 1 कट गया। नंबर बी, बाय द वेव्स ऑफ मैजिक वॉन्ड्स, अगर ये जादू वादू से तो कुछ होने से रहा, ये लॉजिकल है ही नहीं। ठीक है, ये सब सुपरस्टिशन है, जो मानता है, जो नहीं मानता है वो अलग बात है। ठीक है, तो नंबर बी भी कट गया। सो नंबर सी क्या है, बाय द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क करोगे, वो तुम्हारा खून पसीना का है, तो वो एक ऑनरेबल वे हो ही जा रहा है अपना वांट्स को पूरा करने के लिए। नंबर डी क्या है, बाय इंक्लूडिंग द इलीगल, और
या फिर तुम कोई चीज में इंक्लूड हो जाओ, कोई इलीगल एक्टिविटी में मिलकर तुम ऑनरेबल कैसे हो सकते हो। तो आंसर सी, ये तो पता चल ही गया, पर फिर भी अगर हम खुद कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा जब तक हम लोग को ये पैसेज ना पढ़ ले। फिर भी इसको ऑप्शन रखे रहो नंबर सी। देखते हैं अब आगे क्या होगा। नंबर 2, मैन कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हिज डिजायर एंड हिज अचीवमेंट बाय। तो भाई ये दो क्वेश्चन से इतना तो समझ आ गया कि ये एक इंसान का नेचर के बारे में बता रहा है कि वो उसको कैसे अपना नेचर चलाना चाहिए, अपना बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ए क्या है, गिविंग गिविंग इनटू द, ये थोड़ा सा क्लियर मेरे को भी नहीं है, एक मिनट। क्लियर नहीं है, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, एक मिनट में क्वेश्चन पेपर से देख के बता रही हूँ, अचानक से वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। कहाँ गया ये। गिविंग टू अ प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब क्या हो रहा है ना कि उसको कोई सा रिलेटेड में उसको कंपेयर नहीं करना, बिना सोचे समझे चलते रहना है। बीइंग अनविलिंग टू वर्क, या फिर काम करने से काम ही नहीं करना है। ठीक है, काम नहीं करना, बैठे रहना है। फिर इंक्लूडिंग इन लेजीनेस, क्या होता है कि लेजीनेस को अपना लेना, कुछ करना ही नहीं है। और क्या है, डूइंग हार्ड लेबर, या फिर अपने आप को ज्यादा मेहनत करके उसको बैलेंस रखना चाहिए, अपना डिजायर और अचीवमेंट को। ठीक है, यहाँ पर भी समझ आ रहा है कि अगर तुम सब कुछ छोड़ ही दोगे तो वो डिजायर पूरा कैसे होगा, और जब डिजायर पूरा नहीं होगा तो फिर तुम कुछ हार्डवर्क करोगे ही नहीं, तो अचीवमेंट मिलेगा कैसे। ठीक है, तो ये इससे भी समझ आ रहा है कि डूइंग हार्ड लेबर पर हम लोग एक सॉफ्ट सिग्नल रखे हैं। इसको क्वेश्चन समझ आ गया और सॉफ्ट सिग्नल रख लिए। अब जाएंगे पैसेज नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हाइट कॉलर वर्क। व्हाइट कॉलर वर्क का वर्क क्या होता है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी तो सुने होगे ना। ब्लैक मनी जो इलीगल तरीके से करके अपने पास पैसा जमा कर रखो, वैसे ही व्हाइट कॉलर वर्क भी होता है जो इज्जत से हम लोग करते हैं, मेहनत से करते हैं। और ब्लैक कॉलर वर्क जो होता है जो इलीगल वर्क होता है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है व्हाइट कॉलर वर्क, वो क्या हो रहा है, अ फार्मर, अ बैंक ऑफिसर, अ माइनर, अ इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो हो रहा है ना, ये तुम्हारे किसी के अंडर में काम कर रहे हो। किसी के अंडर में काम करने से क्या हो रहा है कि तुम उसके अंडर में हो, कि वो किस तरह, देखो अगर मैं अभी किसी के अंडर में काम कर रही हूँ, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, इज्जत से काम कर रही हूँ, हार्डवर्क कर रही हूँ, पर मुझे ये तो नहीं पता है ना कि मेरे ऊपर में जो सीनियर है वो क्या कर रहे हैं। मे बी वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वैसे माइनिंग, तो माइनिंग में भी जो जो माइनर्स होते हैं, जो लोग माइनिंग करते हैं और उसके बाद में वो माइनिंग जो कर दिया, माइनर्स हो गए जो निकाल करके ले आए माइन से जो जो भी रहा रिसोर्सेस वगैरह, उसके बाद उसका यूज अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी तो श्योरिटी नहीं है। देन अ फार्मर, फार्मर तो अपना खेत में मेहनत कर रहा है, अपना किसान वो बन गया, सब कुछ निकाल लिया, उसके बाद में जो उसके क्रॉप्स का क्या वैल्यू रह जा रहा है, वो क्या उसको क्या किया जा रहा है। जैसे कि कभी कभी देखना, कोई कोई सामान कोई भी चीज का ना क्या होता है, दाम अचानक से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं, मार्केट में आने नहीं देते हैं। मार्केट में आने नहीं देने की वजह से क्या होता है, उसका वो स्टॉक हो करके रहने लग जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है। जब उसका दाम बढ़ जाता है उसके बाद में उसको लेकर के आते हैं। ठीक है, वैसे ही एक बैंक ऑफिसर का सिस्टम क्या, अगर तुम आरबीआई में ही ले लो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए डायरेक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी देखो, अभी हम लोग ये यहाँ पे ऑप्शन ये 4 का दिया हुआ, वरना करप्ट तो ये सारे ही होंगे। ठीक है, पर अगर ऑप्शन दिया हुआ ये फार्मर का, क्योंकि वो कर दिया अपना काम, उसे पता नहीं कि उसका मेहनत अब जा कर है। माइनिंग में भी अपना काम हो गया, उसको पता नहीं उसका मेहनत कहाँ जा रहा है। इंडस्ट्रियल वर्क में भी गया, उसको भी पता नहीं कि उसका मेहनत कहाँ जा रहा है। ठीक है, पर ये बैंक ऑफिसर के उसको पता है कि एग्जैक्ट क्या करना है, कितना पैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक व्हाइट कॉलर जॉब हो सकता है, पर पढ़ लेते हैं हम लोग पैसेज फिर से, सॉफ्ट कॉर्नर रखे हम लोग को। सो वन हु लिव्स ऑन अदर लेबर्स, अगर कोई एक दूसरों के मेहनत में पलता है उसे क्या बोला जाता है, अ फूल, अ थिप, प्रेस्टिसस, और या लेजी पर्सन। उसको बेवकूफ बोला जाएगा, या चोर बोला जाएगा, या फिर प्रेस्टिसाइज इसको, लाइक वेट मैं उसको बताती हूँ उड़िया में क्या बोलता है। हैव टू सर्च फॉर दैट उड़िया।
मतलब परोजीवी, मतलब वो किसी के ऊपर में मतलब डिपेंड होकर के चल रहा, वो बोला जाएगा, या फिर ये लेजी पर्सन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर 4 है, बिना पैसेज पढ़े इसका आंसर कौन दे सकता है? आई विल गिव यू 2 मिनट्स, इसका आंसर दो कि अगर कोई अपना लेवर को छोड़ करके दूसरा का मेहनत में पल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? फूल, थीप, या फिर पेरिसाइड्स, या फिर लेजी पर्सन, क्या बोला जाएगा? मैं देख रही हूँ चैट्स में, बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन है? नंबर डी, लेजी पर्सन, मैं बोली थी ना। हाँ, और कौन, और कोई कौन है? पायल डी बोली, देन ऑप्शन सी, डी, और कौन रह गया? शिव शंकर, आंसर नहीं दोगे? अपना अपना ऑप्शन बचा के रखो, ये तो अब पैसेज पढ़ेंगे फिर बताऊंगी मैं क्या हो रहा है, ठीक है? चलो फिर से चलता, यहाँ पे थे ना हम लोग, हाँ। अच्छा, जो लोग नंबर सी और डी बोले हो, नंबर ए और बी तुम लोग कैसे हटा दिए? सॉफ्ट कॉर्नर लगा लिए ना कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि बेवकूफ तो होगा नहीं, क्योंकि वो दूसरा अपना मेहनत कर नहीं रहा, वो रह रहा है बेटा आराम से। तो क्या हो रहा है उससे? बस चला के वो, ठीक है, ठीक, और वो चोरी तो कर नहीं रहा है, ठीक है? ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। नाइस। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज कैन बी। अब तो ये पैसेज नहीं पता, पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, अब चलते हैं पैसेज में। हम्म, the world's vows, no man a living, but that is vows every man an opportunity to make a living। देखो, मैन कभी किसी को लिविंग नहीं देता है, पर उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम कैसे जी सकते हो, ठीक है? व्हाट मैन नीड्स ही मस्ट एक्वायर थ्रू द हार्ड वर्क। पहली लाइन में पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Nobody can fulfill his wants by the wave of a magic wand। जैसे मैंने बोला था ना कि वो सब तो हो ही नहीं सकता। Then, if anyone wants to have anything without undertaking the burden of labor, he has to either live on others' labor or इंक्लूड इन इलीगल एक्टिविटी। अगर किसी को मेहनत नहीं करना तो या तो वो दूसरों के मेहनत में पलेगा या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, विच डिजर्व नो डिग्निटी एट ऑल। इजी। फॉर सक्सेस in life, man has to strike a unique balance between his desire and his achievement। ये अचीवमेंट और डिजायर का क्वेश्चन था ना, तो देखो यहाँ से मिल गया हम लोगों को। अब ये जो साइड ऑप्शंस है, साइड आइडिया, उसको हटा देंगे, अब यहाँ पे आएंगे। पहला का तो आंसर मिल गया हम लोगों को, हार्डवर्क होगा। दूसरा का यहाँ पे आ गया स्ट्राइक यूनिक बैलेंस बिटवीन द डिजायर एंड अचीवमेंट। वो कैसे होगा? दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू हार्डवर्क। ठीक है, फिर ये भी ये आंसर आ गया हार्डवर्क। देन हार्डवर्क कैन बी फिजिकल और भी मेंटल। इफ मैन इज नॉट विलिंग टू वर्क और इंक्लूज इन लेजीनेस और गिविंग into procrastination, has cannot survive in a meaningful ways। Unfortunately, the youth of today have little respect for physical work and hanker after white collar jobs with comfortable workplace and flat salary without making their hand dirty। ये लाइन से समझ आया व्हाइट कॉलर जॉब क्या हुआ? और जैसे आजकल हम लोग सब चाहते हैं, इनफैक्ट हम, मैं भी, अब सब चाहते हैं, किसको आराम से काम करना नहीं पसंद है? कौन चाहता है कि उतना लेवल का हार्ड वर्क करना है कि नहीं, फिजिकल वर्क करना है कि नहीं? आजकल का यूथ है। ये गलत नहीं है, एक तरफ से ये गलत है और एक तरफ से सही भी है, सबका अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है? दे शुड अंडरस्टैंड दैट द डिग्निटी ऑफ फिजिकल लेबर, उनको समझना चाहिए फिर भी, क्योंकि होते हैं फार्मर अगर नहीं होते या फिर माइनर्स नहीं होते
तो हम लोग को जो रिसोर्स मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, वो सब नहीं मिलता। They should keep in mind that no nation can flourish without the physical hard work done by farmers, miners, industrial labor who make their living by the sweat of their blow। तो यहाँ से हम लोग उनको ये समझ आएगा। देखो 3 क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही मिल गया। नंबर 1 का ऑनरेबल वर्क क्या हो रहा है, अगर हम लोग उनका अच्छे से लाइफस्टाइल जीना, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है हार्ड वर्क, तो नंबर सी हार्ड वर्क। नंबर 2 देन अगर हम लोग उनका अचीवमेंट लाना है, तो फिर से यहाँ पे आ गया हम लोग उनका, देखो अचीवमेंट वाला लाइन, illegal activities through the unique balance of this can be achieved through the hard labor। फिर से नंबर 2 भी आ गया, हार्ड लेबर, डूइंग हार्ड लेबर, डी। ठीक है, ये मेरा बीएड का जो सेक्शन 2 का था ना, उसका आंसर क्वेश्चन था। फिर ये आ गया तुम्हारा व्हाइट कॉलर जॉब। जैसे व्हाइट कॉलर जॉब आराम से बैठ कर कमाना, बैंक ऑफिसर एसी में बैठा है कमा रहा है, और ये सब तो हार्ड लेबर हो ही रहा है। ठीक है, अब अच्छा, ये तो पैसेज से तो समझ आया ना किस रिलेटेड बोला। पैसेज क्या क्या रिलेटेड बोला कि हम लोग हार्ड वर्क करके हम लोग को सारा अचीवमेंट, मतलब फिजिकल वर्क के रिलेटेड बोला है कि फिजिकल वर्क हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना फिजिकल वर्क का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पर एक टाइम में अगर फिजिकल वर्क करने वाले भी नहीं रहे तो आगे नहीं होगा। तो ये मेंटल और फिजिकल वर्क का बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर 5 का भी आंसर बताओ, इसका टाइटल क्या हो सकता है? डिग्निटी ऑफ लेबर, या स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, द यूथ ऑफ टुडे, सक्सेस इन लाइफ। क्या हो सकता है? लेबर का डिग्निटी के ऊपर में हो सकता है, या फिर स्ट्रगल, जो जीने के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है वो हो रहा है, या फिर दैट यूथ ऑफ टुडे वो रह रहा है, या फिर सक्सेस इन लाइफ। मैं सच बोलूं तो ये आंसर ना मेरा भी खुद गलत हुआ था। उस टाइम में मैंने भी नहीं समझा था, क्योंकि मैंने क्या 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 गलती किया था, मैंने पैसेज को और एक बार रीड करने का जरूरत ही नहीं समझा। मैंने क्या किया कि हाँ ये तो पैसेज समझ आ गया, अब ये कर लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने आंसर किया था स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस। पर इसमें स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस हो ही क्या रहा है, इसमें तो स्ट्रगल के बारे में बताया नहीं है, खाली बोला ये हार्ड वर्क के बारे में, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, यूथ क्या चाहता है। तो मैंने उस टाइम में सॉफ्ट सिग्नल लगा ही नहीं था, तो ये गलत हो गया था, इलॉजिकली था, पर मैंने इसको सही कर दिया था। ठीक है, तो अब बी तो चला गया, ए सी एंड डी। डी से भी याद होगा सक्सेस इन लाइफ, पैसेज में सक्सेस के बारे में कुछ बात किया ही नहीं गया है, तो ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। तो अब रहा द यूथ ऑफ टुडे, द डिग्निटी ऑफ लेबर। बताओ ये दोनों से क्या हो सकता है? अपने अपने पसंद से टाइटल दे सकते हो, पर फिर मैं बताऊंगी आंसर क्या होगा। नंबर 4 और 5 का आंसर फिर मैं बताऊंगी। मैं चार्ट देख रही हूँ, बताओ। नंबर ए होगा डिग्निटी ऑफ लेबर होगा, द यूथ ऑफ टुडे क्या होगा? ए डिग्निटी ऑफ लेबर। और कोई? ए पायल, रेखा, शुभम, शिवशंकर, और कौन है क्लास में? हाँ बताओ। चलो बताती हूँ, नहीं बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा द डिग्निटी ऑफ लेबर। द यूथ ऑफ टुडे वर्ल्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो आजकल का जो यूथ है उनका मेंटालिटी के बारे में बता रहा है, पर द पैसेज इज ऑल अबाउट द लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर। वेरी गुड, जिसका भी ऑप्शन ए था। और ये यहाँ पे प्रेशराइज का मतलब मैंने बताया था ना, जो दूसरों के ऊपर में डिपेंड होकर के जी रहा है। ठीक है, और एक लेजी पर्सन क्या था, वो काम कर सकता है पर वो काम कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो लेजी है, आलसी है। ठीक है, और ये प्रेस्टिसाइज क्या हो रहा है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के चल रहा है। ठीक है, अगर इसका मतलब हम लोगों को इंग्लिश में पता ही नहीं होता, तो हम लोग वो चीज को सॉल्व कैसे करते? तो आंसर भी नंबर सी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के रहता है। ठीक है, और नंबर 5 का आंसर होगा नंबर ए। और एक चीज बीएड में याद रखो, सबको पता होगा ना कि सही आंसर होने से नंबर 1 और गलत 4 आंसर गलत हो जाने से माइनस मार्किंग हो जाता है नंबर 1। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पैसेज को पढ़ करके समझ करके करना। अभी जब हम ही लोगों कर रहे हैं, एक इजी सा पैसेज को ही हम लोगों को समझा करके सॉल्व करने में कम से कम कितना टाइम लग गया? 15 मिनट्स एक पैसेज के लिए। ठीक है,
तो वैसे और एक पैसेज दिखाती हूँ, देखो ये पैसेज, इसमें क्या है ना, मैं पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। सी, व्हाट इज अशोका's ओपिनियन, इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ अ किंग। ये किंग अशोका के बारे में पूछा गया, हिस्ट्री से ये पैसेज आया हुआ है, ये मे बी क्लास 9 और 10 का बुक है, आईसीएसई बुक का, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है ला, उनका ओपिनियन क्या था, ड्यूटी क्या था, सॉफ्ट सिग्नल रखते हैं, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, हाँ ये भी राजा का काम है, टू पनिश द रॉन्ग डजर्स, ठीक है ये भी, टू कलेक्ट टैक्स एंड फिल द रॉयल ट्रेजरी, ठीक है ये देखो एक, एंड टू प्रिजर्व एनिमल लाइफ एंड द फॉरेस्ट ट्रीज। अब व्हाट इज द अशोका's ओपिनियन इज नॉट, नॉट द ड्यूटी ऑफ अ किंग, ये दोनों सिटीजन को ये करना वो तो डिसीजन है ही, ठीक है। टू पनिश द रॉन्ग डजर्स, ये भी उनका ड्यूटी से, तो ऑप्शन क्या रहा हम लोगों का, सी एंड डी, ठीक है, ये हम लोग रखते हैं। अब यहाँ से हम लोग जब पढ़ लेंगे पैसेज तब समझ आएगा कि आंसर कौन सा होगा। वाई इज अशोका's यूनिक मोनार्च, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वायर, उसके बाद में क्या है, ही एंजॉयड अपॉन हिज सक्सेसर to enjoy peace through righteousness. He caved at it on rocks, on iron pillars. He preserved animal life and the forests. फिर से वही चीज दी है देखो, ऑप्शन क्वेश्चन, और लास्ट का डी ऑप्शन तो इलॉजिकल है, वो हटा दो, मोनार्च के बारे में पूछ करके उसके बाद में वो बोल रहा है, तो आंसर विल बी ए बी सी। देखो अगर वो ग्रेट मिलिट्री कंक्वायर किया था तो भी उनका मोनार्ची से उसका क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉर्नर हम लोग उनको लिख दें यहाँ, नंबर 1 से सी एंड डी, एंड नंबर 2 से क्या हो गया, बी एंड सी, ठीक है। फिर नंबर 3, वाई डिड जवाहरलाल नेहरू, वाई डिड जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्ट द फ्रेज कॉन्क्वेस्ट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, इट स्पीक्स ऑफ मैंस कल्ट्री, इट स्पीक्स ऑफ मैंस असल्ट्स ऑन नेचर, इट स्पीक्स ऑफ मैंस सेल्फिशनेस, ठीक है, इट स्पीक्स ऑफ मैंस एरोगेंस। नंबर 4 ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया, ये तो पढ़ेंगे तो ही हम लोग उनको पता चलेगा। हाउ अकॉर्डिंगली द ऑथर कैन बी ट्रूली ह्यूमन एंड सिविलाइज्ड। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो हम लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि वो ऑथर ह्यूमन को ट्रूली सिविलाइज्ड कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो अब पैसेज में चलते हैं, देखो पैसेज दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पेपर से पढ़ रही हूँ अपने। वन कैन बी ट्रूली ह्यूमन एंड सिविलाइज्ड अनलेस one looks upon not only the fellow men but all the creation with the eyes of the friend। खुद का आंख से देखने का, दूसरों का भी नजरिए से देखना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। Throughout India, edicts carved on rocks on iron pillars are reminder that 22 century ago Asoka Empire Asokas defined a king's duty as not merely to protect citizens and punish wrongdoers but also preserve the animal life and the forest trees। ठीक है, अब वो तो बोल रहे कि हर राजा का तो काम ही होता है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, रॉन्ग डेजर को पनिश करना, पर वो अशोका क्या करते थे ना कि वो एनिमल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते थे। तो हम लोगों को इसका आंसर मालूम चल गया एक नंबर 1 का। फिर देन the passage but also Asoka was the first and perhaps the only monarch until very recent of forbid the killing of the large number of species of animals for sports for food. He warned for the regretting carnage of the military conqueror and enjoying upon his success to find their only pleasure in the peace that comes from the righteousness। ये क्या बोला गया ना, पहले वो बहुत मारते थे, शिकार वगैरह करते थे, पर जब उनको बाद में रियलाइज हुआ कि उनका, जब उनके मिलिट्री फोर्सेस भी बनने लगे तब उनको समझ आया कि जो ट्रू पीस है वो ये सब चीज से नहीं है बल्कि शांति से है। देन he said, it is said that in country after country, progress should become synonymous with assault of nature. We who are a part of nature
and dependent on her for very need, speak constantly about exploiting nature. What the highest mountains in the world claimed in 1953. Excuse me for a minute. Hmm. Jawaharlal Nehru object to the phrase "conquest of Everest," which he thought was arrogant. Is it surprising that this lack of contrition and the contest need to prove one's superiority should be projected on to our treatment of our fellow men? तो ये बोला गया किसके बारे में कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया, फिर अशोका के बारे में बताया गया, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया। तो यहाँ से हम लोगों को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था, व्हाट इज अशोका's ओपिनियन इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ किंग टू कलेक्ट द टैक्स and fill the royal treasury. Answer C. Number 2. Why is Asoka unique monarch? वो यूनिक monarch क्यों है? उनका मिलिट्री कंक्यूरेशन के वजह से ही इंजर्ड अपॉन द राइचियसनेस, इसके वजह से क्या है? यहाँ पे आंसर है ना, देखो लास्ट लाइन में, दे आर ओनली प्लेजर इन द पीस दैट कम्स थ्रू द राइचियसनेस, ये है आंसर। ठीक है, देन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू स्पीक द कॉन्क्वेस्ट एवरेस्ट, इसका आंसर फिर से हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी ट्रूली ह्यूमन सिविलाइज्ड, ये ला पहला में ही आंसर है, पहला लाइन में देख लो, वंस कैन नॉट बी ट्रूली human and civilized unless one look upon not only the fellow man but all the creation with the eyes of the friend। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, if one looks upon his fellow men and all the creation as a friend, if one looks down upon his fellow men and all the creation, if one speaks constantly about exploiting nature, no, if one project oneself as a superior to the other fellow man, ये दोनों गलत है, नंबर सी एंड डी पढ़ के ही समझ आ रहा है, तो आंसर विल बी फ्रॉम नंबर ए एंड बी। तो नंबर ए में क्या बोलेगे, इफ वन लुक्स अपॉन हिज फेलो मैन, अपना फेलो मैन को देखता है, एंड ऑल द क्रिएशन एज अ फ्रेंड, दोस्त के जैसे देखता है, तो हम लोगों का ह्यूमन सिविलाइज्ड क्या रहेगा, ऑथर क्या बोल रहा है, सिविलाइज्ड रहेगा ह्यूमन। ठीक है, और क्या हो रहा है, और एक पॉइंट है, इफ वन लुक डाउन अपॉन हिज फेलो मैन एज ऑल क्रिएशन, अगर वो सबके जैसे चलेगा इट विल बी ओके, बट हम लोग को अगर फ्रेंड के जैसे देखेंगे, जैसे हम लोग पैसेज में पढ़े, तो वो सही रहेगा। तो आंसर विल बी नंबर ए, ये एक्यूरेटली फिक्स हो रहा है। देन व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्ट द फ्रेज कॉन्क्वेस्ट एवरेस्ट, इट स्पीक्स द मैन क्लैरिटी, इट स्पीक्स द मैन्स असल्ट्स ऑन नेचर, और क्या बोल रहा है, इट स्पीक्स द ह्यूमन सेल्फिशनेस, इट स्पीक्स द मैन एरोगेंस। तो हम लोग ये वाला लाइन और एक बार देखते हैं क्योंकि ये हार्ड वर्ड्स है इसमें। सी यहाँ पे है, when the highest mountain in the world claimed in the 1953, Jawaharlal Nehru object the phrase conquers the Everest which he thought was arrogant। ठीक है, आंसर मिल गया यहाँ पे एरोगेंट, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया भी हुआ है, देखो, इट स्पीक्स द मैन्स एरोगेंस, तो आंसर विल बी नंबर 3। तो ये दो तो जो मैंने जब पेपर दिया था उस टाइम का क्वेश्चन था, वो अभी जब हम लोग को ये सब खत्म हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद में जब हम लोग को प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग को और फंडामेंटल मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का नहीं आ सकता है। और मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया है, वो उसमें 12 पैसेजेस है, वो प्लीज सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हो, या फिर ये देखो पैसेज जो 3 है, ये भी इजी है, जैसे मैंने करवाया था वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड, सेम पैसेज ही है पर थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, क्वेश्चंस विल बी आल्सो सेम, एक बार ये पढ़ करके सॉल्व करना।
और इसका आंसर मेरे को सबसे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं होगा, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी, पर मैं इसको पूछ के, ये जो नंबर जो 3 है ये तो दे दिया है मैंने। एप्स में क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इसका देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। मैं सबसे पूछूंगी, देन आई विल डिस्कस द आंसर। उसके बाद में मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। अब इसके बाद जो क्लास आने वाला है 2 दिन के बाद, वो मैं ही लूंगी, रीजनिंग का क्लास रहेगा वो। तो उसके मैं अभी से बता दे रही हूँ, उसके लिए जब भी क्लास स्टार्ट होने के पहले सबको एक नोट एंड पेंसिल रेडी रखना, ठीक है? ओके देन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।